ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, तो जिसको भी कोई पर्टिकुलर फाइट के बारे में देखना है वो इजीली देख सकता है। तो अब डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट से, जहां पर बैंटवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव ने कोरी सैंडहैगन को बीट कर दिया बाय यूनानिमस डिसीजन। तो उमर की तरफ से ये बहुत ही इंप्रेसिव विन, जहां पर उसने नंबर 2 रैंक फाइटर को बीट कर दिया। और यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि उमर ने कोरी को ग्राउंड में नहीं बल्कि स्टैंड अप में बीट किया है। राउंड 1 को अगर हम हटा दें तो बाकी के जो 4 राउंड्स हैं वहां पर उमर ने कोरी को आउटस्टक किया, उसके साथ पंच टू पंच का बैटल किया और बेसिकली राउंड 2 ऑनवर्ड्स कोरी सैंडहैगन को चांस ही नहीं दिया कि वो इस फाइट में कमबैक भी कर सके। अब ये कोई एक डोमिनेटिंग विन नहीं है बट एक काफी इंप्रेसिव विन है, जहां पर बेशक स्ट्राइकिंग थोड़ी सी क्लोज थी बट क्लियरली पता लग रहा था कि उमर फाइट को विन कर रहा है। और राउंड 5 में जहां पर कोरी को चाहिए था कि वो उमर को फिनिश करने की ट्राई करे, वो अपने हैंड्स को लेट गो करने लग पड़े, वो थोड़ा सा वाइल्ड होके फाइट करे, तो पर्टिकुलर इस राउंड में हम देख सकते थे कि उमर ने कोरी को कंप्लीटली ही शट डाउन कर दिया। मुझे लगता है कि इस फाइट में कोरी ने बहुत ही ज्यादा फोकस डाल दिया कि वो उमर के टेक डाउन्स को डिफेंड करेगा और बेसिकली उमर को ग्राउंड में कोई भी एडवांटेज नहीं देगा। और बाय द वे कोरी ने ये चीज बहुत ही अच्छे वे से की, जहां पर जब भी उमर उसे ग्राउंड में लेके जा रहा था तो कोरी यहां पर अपनी बॉडी को रोल करके वो सिटिंग वाली पोजीशन ले रहा था। बट जैसे मैंने कहा कि कोरी सैंडहैगन ने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया था ग्राउंड गेम को डिफेंड करने में, और इसीलिए जब स्ट्राइकिंग की बात आई तो वो मूवमेंट तो बहुत ज्यादा कर रहा था, वो उमर को पुश बैक भी कर रहा था, बट वो उमर के सामने ज्यादा स्ट्राइक्स को थ्रो नहीं कर पाया क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली लग रहा था कि अगर वो अपने हैंड्स को लेट गो करता है तो फिर उमर उसके ऊपर टेक डाउन को शूट करेगा। यही कोरी की पूरी फाइट में सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने अपने हैंड्स को लेट गो नहीं किया। बट जब दूसरी साइड उमर नुरमागोमेडोव की बात आती है तो उसने काफी अच्छे वे से फाइट की है, और राउंड 1 के बाद जो उसने हल्का सा अपना गेम प्लान चेंज किया वो उसके लिए काफी इफेक्टिव रहा और वो पूरी फाइट को विन कर गया। तो ये स्लाइड चेंज ऑफ गेम प्लान की अगर बात करें तो जब उमर अपने कॉर्नर पे गया तो वहां पर उसके कोचेस इंक्लूडिंग हबीब उसे ये समझाने लगे कि उसे अपने स्ट्राइकिंग में ज्यादा बिलीव करना होगा और वो कोरी सैंडहैगन को स्ट्राइकिंग में भी बीट कर सकता है। और राउंड 2 ऑनवर्ड्स अगर हम नोटिस करें तो उमर यहां पर हर एक राउंड के पहले 4 मिनट कोरी के साथ स्ट्राइकिंग कर रहा था, जहां पर फाइट थोड़ी सी क्लोज बन रही थी बट वो क्लियरली विन कर रहा था। और जैसे ही राउंड का लास्ट मिनट आ रहा था वो एकदम से कोरी के ऊपर टेक डाउन शूट कर रहा था, जिससे कि बेशक इस टेक डाउन के बाद कोरी को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था, बट बेसिकली लास्ट मिनट टेक डाउन से उमर ने हर एक राउंड को सिक्योर कर लिया। और हर एक राउंड के लास्ट मिनट में कोरी सैंडहैगन कोई पंच को ही थ्रो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उमर उसे ग्राउंड में होल्ड करके रख रहा था। तो ये गेम प्लान मुझे उमर का बहुत ही अच्छा लगा, बट यहां पर हमें उमर की स्ट्राइकिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही तो उमर अपनी स्ट्राइकिंग में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लग पड़ा, जहां पर बेशक उसके पंचेस और किक्स में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी बट ये स्ट्राइक्स इनफ थी कोरी सैंडहैगन को डिस्टेंस में रखने के लिए। और दूसरी साइड जब हम कोरी को देखते हैं तो इस फाइट से पहले सब बिलीव कर रहे थे कि कोरी सैंडहैगन की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर होगी, बट फाइट को देखने पे पता चलता है कि कोरी ने अपनी स्ट्राइकिंग में रिदम को ही नहीं पाया। इस पूरी फाइट में सबसे इफेक्टिव स्ट्राइक जो मैं बोलूंगा कोरी सैंडहैगन ने थ्रो की है वो थी उसकी लेग किक्स, जहां पर उसने उमर की लेग को काफी अच्छे से चॉप किया। बट लेटर एंड ऑफ द फाइट में नॉट ओनली कोरी ने अपनी स्ट्राइकिंग को कम किया बट ऑल्सो उसने लेग किक्स को भी थ्रो करना बंद कर दिया, और उमर ने इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज ली, जहां पर परफेक्ट गेम प्लान के साथ उमर इस फाइट को विन कर गया। और अब उसकी नेक्स्ट फाइट बैंटवेट टाइटल के लिए होने वाली है, जहां पर शॉन ओमेली और मिराब दिलिशवली से जो भी फाइटर विन करेगा उसके साथ उमर की फाइट होगी। और अब मूविंग ऑन टू द को-मेन, तो यहां पर मिडलवेट फाइटर शारा मैगोमेडोव मिखेल ओलिशेचक को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। शारा बुलेट ने इस फाइट को विन कर लिया, बट टू बी ऑनेस्ट जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा टफ फाइट ये रही, जहां पर मिखेल ओलिशेचक ने मेरी ओपिनियन में एक बहुत अच्छी और एक टफ फाइट दी शारा बुलेट को, बट स्टिल शारा बुलेट इस फाइट को विन कर जाता है, जहां पर हमेशा की तरह उसकी किक्स काफी अच्छी रही। बट आई थिंक सो शारा बुलेट को जो वो इतना ज्यादा बैकवर्ड मूव करता है वो चीज कम करनी होगी। मिखेल ओलिशेचक ने यहाँ पर शारा बुलेट के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर को मेंटेन रखा, और इसीलिए राउंड 3 में हम देख सकते थे कि मिखेल ओलिशेचक तो गैस आउट हुआ है बट शारा बुलेट भी काफी टायर्ड हो गया था, और जो भी वो लेग किक्स या फिर पंचेस को थ्रो कर रहा था उनमें ज्यादा पावर नहीं बची थी।
शारा बुलेट के जैब्स उसकी साइड किक्स होती हैं और जैसे मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था कि शारा बुलेट को चाहिए कि वो मिखेल की बॉडी को टारगेट करे, तो यहाँ पर शारा ने जो साइड किक्स हैं वो मिखेल की बॉडी पर ही टारगेट की और ये चीज काफी इफेक्टिव रही, क्योंकि बेशक यहाँ पर मिखेल प्रेशर को तो मेंटेन रख रहा था, बट जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो वो ज्यादा टेक्निकल होकर अपने स्ट्राइक्स को थ्रो नहीं कर पा रहा था, वो अपनी बॉडी को इतने अच्छे वे से टर्न नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि इवन मिखेल के जो लूपिंग पंचेस थे वो जब शारा बुलेट के ऊपर कनेक्ट भी हुए तो तब भी पूरी फाइट में ऐसा नहीं लगा कि शारा बुलेट इन पंचेस से एक बार भी हर्ट हुआ है, क्योंकि ये जो लूपिंग पंचेस थे इनमें स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा पावर नहीं थी और इसीलिए शारा बुलेट इन पंचेस की वजह से इतना ज्यादा कॉशियस नहीं हो रहा था। और ये पंचेस लेने के बाद भी उसने अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज नहीं किया, जहां पर कंटिन्यूसली वो किक्स को थ्रो करे जा रहा था, बीट हेड किक या फिर बॉडी किक या इवन लेग किक्स की भी बात करें तो हर जगह शारा बुलेट ने किक्स को लैंड किया है। और जब भी दोनों के बीच में क्लिंच हो रहा था तो यहाँ पर शारा बुलेट काफी अच्छे वे से मिखेल की नेक को ग्रैब करके उसके हेड को ड्रॉप कर रहा था ताकि वो उसके ऊपर नीज को लैंड कर सके। यहाँ पर मुझे शारा बुलेट की एक स्ट्राइक काफी अच्छी लगी जिससे कि उसने मिखेल के ऊपर कट को भी लगा दिया, और ये मूवमेंट तब आती है जब मिखेल ओलिशेचक शारा बुलेट के ऊपर एक बॉडी शॉट को थ्रो कर रहा होता है, बट यहाँ पर शारा बुलेट काफी फास्ट था और इसीलिए वो बॉडी शॉट को एकदम से काउंटर करता है एल्बो से, जिसकी वजह से मिखेल के ऊपर कट लग जाता है, वो ब्लीड करने लग पड़ता है। एंड ऑल्सो हम नोटिस कर सकते थे कि इस एल्बो ने मिखेल को थोड़ा सा स्टन भी कर दिया था। शारा बुलेट अपनी फीट में कंटिन्यूसली जंप करते रहता है, उसके हैंड्स लो रहते हैं, तो ओपोनेंट के लिए कभी कभार जैब हो गया या फिर किक्स होगी ये एंटीसिपेट करना मुश्किल हो जाता है, और इस फाइट में भी ऐसा हुआ। बट जैसे मैंने पहले कहा कि शारा बुलेट को चाहिए कि वो ज्यादा बैकवर्ड मूव करना बंद कर दे, क्योंकि कंटिन्यूसली अपनी फीट में हॉप करना, किक्स को थ्रो करते रहना और बैकवर्ड मूव करना तो ये काफी एनर्जी को लेने वाला है, और इसीलिए अपनी हर एक फाइट में शारा बुलेट लेटर राउंड्स में टायर्ड होता हुआ दिखता है। बट ये चीज बोलने के बाद स्टिल शारा बुलेट एक अनडिफीटेड फाइटर है, वो लैडर को कंटिन्यूसली क्लाइंब करते जा रहा है, और अब या तो फिर उसकी नेक्स्ट फाइट एक टॉप 15 फाइटर के साथ होगी। ऑल्सो फाइट को विन करने के बाद शारा बुलेट ने कॉल आउट किया है निक डियाज को, बट आई एम नॉट श्योर ये फाइट होने वाली है। निक डियाज कोई 42 या फिर 43 इयर्स का है, तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये फाइट होनी चाहिए, बट हु नोज, मे बी शारा बुलेट को प्रमोट करने के लिए यूएफसी निक डियाज के साथ उसकी फाइट करवा दे, क्योंकि निक डियाज एक बहुत बड़ा नेम है, तो अगर शारा निक डियाज को बीट कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसके स्टेक्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट आई थिंक इस पूरे मेन कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट थी, जहां पर इस फाइट में बैंटवेट डिवीजन फाइटर डेविसन फिगरेडो ने मार्लिन चिटोवेरा को बीट कर दिया बाय यूनानिमस डिसीजन। बहुत ही ज्यादा इंसेन विन बाय डेविसन फिगरेडो, जहां पर पहली बार ये हुआ है कि किसी फाइटर ने मार्लिन चिटोवेरा को नॉक डाउन किया है, और ये फाइटर कोई ट्रू बैंटवेट डिवीजन फाइटर नहीं था, बल्कि 125 पाउंड फ्लाईवेट डिवीजन से बैंटवेट डिवीजन में आकर डेविसन फिगरेडो ने ये करके दिखा दिया। क्लियरली साइज की डिसएडवांटेज होने के बाद भी डेविसन फिगरेडो नॉट ओनली मार्लिन चिटोवेरा को ग्राउंड में बीट करता है, बट ऑल्सो डेविसन ने चिटो को स्ट्राइकिंग में भी बीट किया। और लास्ट राउंड जो चिटोवेरा का हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग राउंड रहता है, वो राउंड तो डेविसन के लिए सबसे अच्छा राउंड गया, जहां पर वो चिटोवेरा को नॉकडाउन करता है और ओवरऑल स्ट्राइकिंग में भी पूरे राउंड में चिटोवेरा को आउटस्ट्रक करता है। वो अपने फीट में इतना ज्यादा फास्ट था, जहां पर उसने ज्यादा चिटोवेरा के बिग शॉट्स को नहीं लिया, और अपनी मूवमेंट को शो करते हुए वो हमेशा चिटोवेरा के बिग शॉट से दूर रह रहा था। अब दो चीजें यहाँ पर डेविसन ने बहुत ही अच्छी की हैं, जहां पर वो थी कि जब राउंड 2 ऑनवर्ड्स वो टेक डाउन नहीं कर पा रहा था, उसके मोस्ट ऑफ द टेक डाउन्स फेल होने लग पड़े, तो डेविसन अपने गेम प्लान को एकदम से चेंज करता है, जहां पर राउंड 3 में वो आता है एक हेवी स्ट्राइकिंग अप्रोच लेकर। और जैसे मैंने पहले कहा, जो सबको लग रहा था कि लास्ट राउंड तो मार्लिन चिटोवेरा का रहने वाला है, उसने राउंड 2 में थोड़े से मोमेंटम को भी गेन कर लिया था, बट जैसे ही राउंड 3 स्टार्ट हुआ, डेविसन फिगरेडो ने ज्यादा टेकडाउन अटेम्प्ट करने की ट्राई नहीं की, बल्कि अपने सारे फोकस को स्विच किया कि वो मार्लिन चिटोवेरा के साथ स्ट्राइकिंग करे, और ये चीज ने उसकी वर्क भी किया, जहां पर वो चिटोवेरा को राउंड 3 में आउटस्ट्रक करता है। अब सेकंड चीज जो डेविसन फिगरेडो ने यहाँ पर सबसे अच्छी की है, वो थे उसके लगातार फेंट्स करना, जहां पर डेविसन के फेंट्स इतने ज्यादा इंप्रेसिव थे कि जब भी वो फेंट कर रहा था तो हमेशा मार्लिन चिटोवेरा उन फेंट्स को बाइट करके अपनी बॉडी को शेल अप कर ले रहा था। और ये देखते हुए डेविसन ने पूरी फाइट में मार्लिन चिटोवेरा के ऊपर बहुत अच्छे बॉडी शॉट्स को थ्रो किया है, और इन फेंट्स की हेल्प की वजह से वो मार्लिन चिटोवेरा को अपने राइट स्ट्रेट पंच से ड्रॉप भी करता है, जहां पर नॉकडाउन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मार्लिन चिटोवेरा ने एक्सपेक्ट किया था कि ये डेविसन का एक और फेंट होने वाला है, बट यहाँ पर डेविसन एक प्रॉपर राइट पंच को थ्रो करता है, जो चिटोवेरा ने आते हुए नहीं देखा, और इसीलिए वो स्टन होके नॉकडाउन हो गया। जो शॉन ओमेली वो 5 राउंड की फाइट में नहीं कर पाया, जहां पर उसने ब्रूटल नी को भी थ्रो
किया था, बट यहाँ पर डेविसन जो फ्लाईवेट डिवीजन से आया है, जिसका साइज भी कम है, वो चिटो वेरा को राइट पंच से नॉकडाउन कर देता है। और इससे पता चलता है कि फ्लाईवेट डिवीजन में तो डेविसन सबसे हार्ड हिट करने वाला फाइटर था, बट इस बैंटवेट डिवीजन में भी उसने पावर को कैरी किया है। और इवन दो वो इस डिवीजन का सबसे हार्ड हिट करने वाला फाइटर नहीं है, बट स्टिल उसके पास इतनी पावर है कि अगर वो किसी ओपोनेंट के ऊपर क्लीन पंच को लैंड कर दे तो वो डेफिनेटली नॉकआउट या फिर नॉकडाउन हो सकता है। अब अगर उमार और कोरी सैंडगन की फाइट एक बहुत बोरिंग फाइट गई होती तो मैं यहां पर बोलता कि डेविसन को टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए, बट दोनों फाइट्स देखकर ये क्लियर हो गया कि उमार को ही नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल रहा है। और इवन दो इसके बाद डेविसन को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि डेविसन फिगरेडो को एक और फाइट करनी होगी और उसी के बाद उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, जब से डेविसन इस बैंटवेट डिवीजन में आया है वो अपनी एक भी फाइट को अभी तक लूज नहीं किया है। यहाँ पर डेविसन नॉट ओनली अपनी फाइट्स को इंप्रेसिव वे से विन कर रहा है, बट वो ऑल्सो फाइटर्स को नॉक डाउन कर रहा है, वो फाइटर्स को सबमिट कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ डेविसन फिगरेडो के इस बैंटवेट मूव से। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो गाइस क्या था ये, एक तो टोनी फर्ग्यूसन बहुत जल्दी फाइट को हार गया और ऊपर से टोनी फर्ग्यूसन एक नॉर्मल फाइटर की तरह रिटायर नहीं होता है, बल्कि 50% रिटायर होता है और 50% स्टिल फाइट कर रहा है। टोनी फर्ग्यूसन के दिमाग में क्या चलता है ये बस टोनी फर्ग्यूसन ही जानता है। और मुझे ये टोनी फर्ग्यूसन की रिटायरमेंट स्पीच काफी फनी लगी, क्योंकि वो दोनों ग्लव्स की जगह एक ग्लव को कैनवस में रखता है कि वो रिटायर हो रहा है और एक ग्लव को अपने पास रख लेता है कि अगर उसे चांस मिला फाइट करने का तो वो डेफिनेटली फिर से फाइट कर लेगा। ऑल्दो मुझे ये चीज काफी फनी लगी, बट इंटरव्यू के बाद एकदम से मुझे ये चीज थोड़ी सी सैड भी लगने लगी। टोनी फर्ग्यूसन फाइटिंग को लीव करना नहीं चाहता है, वो स्टिल चाहता है कि वो फाइट करे, बट अब उसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि यूएफसी उसे रीसाइन नहीं करने वाली है। यही सबसे सैड पार्ट है कि टोनी फर्ग्यूसन रियली चाहता है कि वो फाइट करता रहे, बट अब उसकी एज और उसकी फिजिकल बॉडी ने गिव अप कर दिया है, जहां पर नो लॉन्गर उसकी बॉडी उसकी विल पावर का साथ दे रही है। और ये मैं हमेशा की तरह बोलता रहा हूं कि प्लीज टोनी फर्ग्यूसन को तो अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि टोनी फर्ग्यूसन ने बेशक कहा है कि अगर उसे फाइट करनी हुई तो वो यूएफसी के साथ ही फाइट करेगा, बट अंदर से मुझे गट फीलिंग आ रही है कि अगर टोनी फर्ग्यूसन को पीएफएल ने ऑफर कर दिया या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर कर दिया तो टोनी फर्ग्यूसन वहां जाकर फाइट करेगा। और ये चीज एज अ टोनी फर्ग्यूसन फैन बहुत ज्यादा हर्ट करती है। अब टोनी फर्ग्यूसन और माइकल किएसा के बीच में जो फाइट गई थी उसकी क्या ही बात करनी, क्योंकि फाइट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। टोनी फर्ग्यूसन हमेशा की तरह अपने प्रेशर को मेंटेन रख रहा था, बट ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट से पता लग रहा था कि उसकी बॉडी ने गिव अप कर दिया है। वो बहुत ही ज्यादा स्लो था और जब भी माइकल किएसा उसके ऊपर पंच को लैंड कर रहा था तो टोनी फर्ग्यूसन ट्राई कर रहा था जैसे वो प्राइम में अपनी बॉडी को शफल करता था, अपनी हेड मूवमेंट को शो करता था, बट यहां पर देखने पर क्लियर हो गया था कि टोनी फर्ग्यूसन बहुत ज्यादा स्लो था। और जैसे ही माइकल किएसा को बैक टेक मिली वो इजीली टोनी फर्ग्यूसन को ग्राउंड में लेके गया, टोनी फर्ग्यूसन के ऊपर रियर नेकेड चोक को लगाया और थोड़ा सा डिफेंड करने के बाद ये चोक लॉक इन हो गया और माइकल किएसा इस फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन। टोनी फर्ग्यूसन को और ज्यादा बीटिंग या फिर और ज्यादा लॉसेस लेते हुए, जहां पर उसके लॉस की स्ट्रीक अब 8 फाइट की बन चुकी है, तो ये चीज मैं तो अब और नहीं देख सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टोनी फर्ग्यूसन को पिक ना करे और टोनी फर्ग्यूसन को सिंपली चाहिए कि वो रिटायर हो जाए, वो अपनी बॉडी को हील होने दे, बट स्पेशली अपने माइंड को हील होने दे, और मे बी वो जिम को ओपन कर ले, वो कोचिंग देने लग पड़े। बट देयर इज नो वे कि टोनी फर्ग्यूसन को अब और ज्यादा फाइट करनी चाहिए। तो ये थी सारी वीडियो और आई थिंक सो मुझे ये वीडियो टोनी फर्ग्यूसन की फाइट से स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि एंड में टोनी को कवर करते हुए इस वीडियो ने थोड़ा सा सैड एंड ले लिया है। बट एनीवेज, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हें ये पूरा कार्ड कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।